वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेस। मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हमने विभाजन सूत्र के बारे में पढ़ा और विभाजन सूत्र में अंतः विभाजन सूत्र पढ़ा। ठीक है, उसके बाद जो बाह्य विभाजन होता है वो भी इसी प्रकार से हम कर सकते हैं। बाह्य विभाजन सूत्र, बाह्य विभाजन सूत्र। ठीक है, विभाजन सूत्र में हमने फर्स्ट तो पढ़ लिया था अंतः विभाजन सूत्र। उसके बाद जो बाह्य विभाजन सूत्र है वो होता है x और y, x इक्वल mx2 माइनस n x1 बटा में m माइनस n। बस फॉर्मूले में क्या है, माइनस ही हमें देखना है। ठीक है ना, और y में क्या जाएगा, m y2 माइनस n y1 बटा में m माइनस n। क्लियर? ठीक है, ये दोनों निर्देशांक हमने ज्ञात कर लिए हैं x और y। क्लियर है? इसमें ये दूसरा पॉइंट है बाह्य विभाजन सूत्र। इसी प्रकार से ये भी प्रूव कर सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर थर्ड आता है मध्य विभाजन। क्या आता है? तीसरा आ जाता है मध्य विभाजन सूत्र। और देखते हैं मध्य विभाजन सूत्र हम किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये कोई पॉइंट ए है और ये कोई पॉइंट क्या है, बी है। ये कोई पॉइंट क्या है, बी। अगर हमने इसको मध्य बिंदु में से मतलब डिवाइड कर दिया इस तरीके से तो ये क्या बन जाएगा, m और ये बन जाएगा n। जब आप इस पॉइंट को बिल्कुल मध्य में से आप विभाजन करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो ये 1:1 में डिवाइड हो जाता है। ये बात समझ में आ गई आपको? 1:1 में डिवाइड हो जाएगा ये। ठीक है, m का मान 1 और इसका n का मान भी 1। मेरी बात आप सुनो ध्यान से कि ये x1 और ये y1 है। क्लियर है कि नहीं बताओ? और ये बिंदु x2 और y2 है। तो ध्यान से देखना है आपको, हमें क्या करना है, x बिंदु के निर्देशांक जो बिंदु P है इसके निर्देशांक x और y ज्ञात करने हैं। क्लियर है? तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक। ध्यान देना है आपको, m इस फॉर्मूले में रखना है, mx2 प्लस m n x1 बटा में m1 सॉरी या फिर m प्लस में n। और y के किस प्रकार से ज्ञात करने हैं, y के देखो किस प्रकार से ज्ञात करने हैं, m y2 प्लस n y1 बटा में m प्लस n। तो देखो y का क्या आ जाएगा, m का वैल्यू कितनी है, 1 है यहाँ पर ये रही, और y2 की वैल्यू कितनी है, y2 ही रख दो, अभी हमने रखी नहीं है यहाँ से। n y1 n की वैल्यू कितनी है यहाँ से, 1 है, y1 बटा में क्या जाएगा बताओ, m प्लस n की वैल्यू कितनी है, m की 1 और n की कितनी, 1। तो y इक्वल आ जाएगा y2 प्लस y1 को 1 से गुणा करेंगे y1 बटा में 2। तो y की वैल्यू निकालने के लिए क्या कर सकते हैं आप, y1 प्लस में y2 बटा में 2। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या करेंगे, x2 प्लस में x1 बटा में 2, क्योंकि m और n की वैल्यू 1 है तो 1 और 1 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये m की वैल्यू और n की वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब अनुपात 1:1 हो तो ये बात आप समझ ही गए होंगे, बटा में 2। क्लियर है ना? ये हमने अंतः विभाजन सूत्र पढ़ा, हमने बाह्य विभाजन इसी प्रकार से सिद्ध किया है और हमने मध्य विभाजन भी आपको बता दिया कि किस प्रकार से प्रूव करना पड़ता है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। ठीक है, ये y के निर्देशांक हैं। बात आ गई यहाँ तक समझ में आपको? अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम आपको शॉर्ट मेथड बताना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से होगा। ध्यान से देखना है आपको। अब हमने जो ये निकाल के आपको बताया है बाह्य विभाजन और अंतः विभाजन, ये देखो आपको शॉर्ट में कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, ध्यान से देखना है आपको। ठीक है ना? हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, हमने विभाजन सूत्र पढ़ा है। क्या पढ़ा है? विभाजन सूत्र। और विभाजन सूत्र के अंदर आप जानते हैं आपने 3 चीज पढ़ी है। कितनी चीज पढ़ी है?
आप तो एक ही चीज को देख लो, अगर ये पॉइंट यहां से ए है और ये पॉइंट क्या है, बी है, अगर मैं यहां से डिवाइड करता हूं तो अंतःविभाजन ये पी बिंदु और ये एक्स और वाई, इनको एम मान लो, इनको क्या मान सकते हैं एन, यहां पर ये x1 और ये y1, क्लियर है कि नहीं बताओ, ये x2 है और ये क्या है y2। ध्यान से देखना, ये बिंदु इधर जाता है इधर, और ये बिंदु कहां जाता है इधर, समझ में आया, मतलब फॉर्मूला बना रहा हूं मैं यहां पर, कौन सा फॉर्मूला, अंतः विभाजन का, किसका, अंतः विभाजन का। देखना शॉर्ट में कैसे करेंगे, mx2 और ये क्या है यहां इधर, ये क्या है nx1, nx1 डिवाइड बाई क्या है m प्लस n, समझ में आ गया। ये किसका है, ये तो है x का, किसका है, और y का कैसे निकाल सकते हैं बताओ, y में देखना है, मैंने कहा इधर जाता है y, ये सॉरी ये जो है ना m इधर जाता है इधर my2, और ये n कहाँ जाएगा, ये इधर जाएगा ny1 और डिवाइड बाई m प्लस में n। बात समझ में आ गई, ये y बिंदु के निर्देशांक, ये x बिंदु के निर्देशांक, ये बातें आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई। शॉर्टकट कैसे करते हैं आप, जो यहाँ m अनुपात n है ना, इसमें x और y के ज्ञात करने हैं, तो क्या है n जो है वो इधर जाएगा, n जो इधर जाएगा और m इधर जाएगा, मतलब विपरीत जाता है। बात आ गई यहाँ तक समझ में, ठीक है, तो आपको ये नोट कर लेना है। अब आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चीज, हमने दो चीज पढ़ी अभी तक मेनली। पहली चीज क्या पढ़ी, मध्य बिंदु के दूरी सूत्र, पहला क्या पढ़ा, डिस्टेंस फॉर्मूला। सेकंड आप क्या पढ़ेंगे, विभाजन सूत्र पढ़ लिया अपन ने। आज अब हम थर्ड चीज पढ़ेंगे, ठीक है, मेनली जो थर्ड चीज है, थर्ड चीज क्या है देखो। पहली चीज आपने क्या पढ़ी है, सबसे पहली दूरी सूत्र पढ़ लिया, ठीक है, फिर क्या पढ़ा, विभाजन सूत्र पढ़ लिया। अब मेनली थर्ड जो चीज है वो पढ़ रहे हैं अपन। देखो यहां पर ax प्लस by प्लस c, ये क्या होता है बताओ, ये क्या होता है, ये है, ये क्या है बताओ, जनरल इक्वेशन जो होती है ना, क्या होती है, कोई भी रेखा होती है इसकी जनरल इक्वेशन है ये, किसी भी रेखा की जनरल इक्वेशन, किसी भी रेखा की, किसी भी रेखा की सामान्य समीकरण या जनरल समीकरण या जनरल इक्वेशन। क्लियर है नहीं बात, आप ग्राफ में देखेंगे, देखो ये रहा, ये बिंदु क्या होता है 0 0, मतलब 0 0 निर्देशांक इसके P बिंदु मान लो, ये x और ये y और ये y डैश, ये x डैश, क्लियर है ना। आप ध्यान देंगे आप ढंग से कि ax प्लस by प्लस c में ये बिंदु 1 मान सकते हैं आप, ये बिंदु 2 मान सकते हैं, और ये बिंदु 3 मान सकते हैं, ये बिंदु 4 मान सकते हैं, ये बिंदु 1 मान लो, ये बिंदु 2 मान लो, ये बिंदु 3 मान लो, और ये बिंदु 4 मान लो। क्लियर है कि नहीं बताओ, ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अगर मान लो कोई समीकरण है 3x माइनस 4y बराबर 12, पहली कोई समीकरण है 3x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0, क्लियर है, तो ध्यान से देखना है आपको। ये x लिख लिया और ये y लिख लिया। अगर मैं x का मान यहां पर 0 रख दूं तो बताओ इसका मान कितना जाएगा, y का मान 3 आएगा कि नहीं आएगा। अगर मैं x का मान 0 रख दूं तो y का मान कितना आएगा, 3 आएगा, यहीं से निकल जाओ। x का मान अगर 0 आएगा तो y का मान कितना रहे, x का मान 0 तो ये पूरा 0, इसको छोड़ो, 4y बराबर 12 तो y का मान 3 आ रहा है ना। अगर मान लो y अगर 0 तो x का मान कितना जाएगा बताओ, 4 आ जाएगा कि नहीं जाएगा, ये बात समझ रहे हैं ना आप, ठीक है, इस समीकरण में रखेंगे। तो कहने का मतलब अगर x का मान यहां पर कितना है देखो,
एक्स का 0 कहाँ पर है, यहीं पर है, और वाई का 3 कहाँ पर है, एक्स का 0 तो यहीं पर है और वाई का 3 यहाँ पर है, इधर, ठीक है ना। और एक्स का 4 और वाई का 0 यहीं पर है। तो ये समीकरण का जो मतलब समीकरण की जो ये आएगी, पहली समीकरण की लाइन जो आएगी ये इस तरीके से आएगी। बात आ गई कि नहीं आ गई समझ में। अब मैं यहाँ पर आपको दूसरी समीकरण ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ 2x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0 लो, मान लो। देखो सेकंड समीकरण क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0 बोला है ना मैंने, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसमें भी, इस कंडीशन में भी x और y, अगर मैं x का मान 0 रख दूं यहाँ पर तो y का मान कितना जाएगा बताओ, 2 आ जाएगा ना। और y का मान अगर 0 रख दूं इसमें तो इसका मान कितना जाएगा, 3 ही आएगा ना। तो देखो x का मान 3 कहाँ पर है, x का 0 और y का 2, x का 0 और y का 2 यहीं पर है, और x का 3 और y का 0 कहाँ पर है, यहाँ पर है। इसको मिलाओ, ये आगे जाकर क्या है, कट जाएगा, क्या जाएगा, कटने पर, ये कटने पर ही आ गया। किन्हीं भी दो समीकरणों से आप क्या निकाल सकते हैं बताओ, मान निकाल सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर मैं कहूं एक पॉइंट से क्या है, अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, एक पॉइंट से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, एक बिंदु से अनंत रेखाएं, लेकिन किन्हीं भी दो बिंदुओं से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, एक ही रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। किसी भी एक बिंदु से अनंत रेखा खींची जा सकती है और किन्हीं भी दो बिंदुओं से एक रेखा खींची जा सकती है। मेरी बात आप समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, समझ रहे हैं ना। ये दो पॉइंट है, इनसे एक रेखा खींची गई ना, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। आगे चलकर ax प्लस बी वाई प्लस सी आता कहाँ से, ये स्लोप से समझेंगे। स्लोप का मतलब होता है हिंदी में प्रवणता। क्या होता है, प्रवणता। तो देखते हैं इसमें और आगे। मान के चलो कि किसी भी समीकरण में देखो 3 कंडीशन बनेंगी, इसमें कितनी कंडीशन बनेंगी, 3 कंडीशन। कैसे बनेंगी वो देखते हैं अपन। अगर मैं इस समीकरण को पहली कंडीशन से रखूं, फिर दूसरी कंडीशन रखूं, इसमें तीसरी कंडीशन रखूं। पहली कंडीशन क्या है देखो, अगर ये दो समीकरण है तो ax प्लस बी वाई प्लस सी में देखो कैसे लिख रहा हूं, a1 b1 और c1 बराबर 0 रख रहा हूं 2 मिनट के लिए। दूसरी समीकरण रख रहा हूं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर में 0, ठीक है। ये मान लो कंडीशन है, और इस कंडीशन में क्या होगा, ध्यान से देखो, दो समीकरण है, ये पहली समीकरण है और ये दूसरी समीकरण है। तो 3 कंडीशन बनती है। कितनी कंडीशन बनती है, पहली कंडीशन बनती है प्रतिच्छेद की। किसकी बनती है, जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो क्या होता है, केवल एक बिंदु ही मिलेगा, और इसका मतलब है केवल एक हल। क्या है इसका मतलब, केवल एक हल, ठीक है। इसका मतलब केवल एक हल। जब बिंदु प्रतिच्छेद करते हैं, जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो केवल एक हल होगा, और x का और किसका होगा, y का होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, a1 बट्टा a2 होगा और b1 बट्टा b2 होगा, ठीक है। इसको अपन काट सकते हैं, मतलब ये दोनों अगर बराबर नहीं है तो तीसरा आपको चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसका मतलब पता लग जाएगा कि बिंदु प्रतिच्छेद करते हैं। हम ये थोड़ी बना के देखेंगे ग्राफ में, इनसे ही चेक करेंगे। ये तो हुई इसकी पहली कंडीशन, इन समीकरणों की क्या हुई है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होगी समीकरण में देखना, ऐसे ऐसे रेखाएं समांतर है, मान लो दो रेखाओं की समीकरण, दो समीकरणों की दो रेखाएं हो गई तो समांतर होंगी। तो इसमें क्या होगा, समांतर में बता सकते हो आप, देखो कोई हल नहीं होगा क्योंकि मिलेगा ही नहीं कहीं पर। तो इसका मतलब क्या है, कोई हल नहीं। और कोई हल नहीं का मतलब क्या है बताओ, a1 बट्टा a2 अगर एक बराबर मिल गया, अगर मान लो b1 बट्टा b2 ये बराबर मिल गया और c1 बट्टा c2 ये बराबर मिल गया, और तो हम आगे चेक करेंगे।
और ये बराबर नहीं होगा, फिर आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब देखो आगे तीसरी कंडीशन क्या होगी। तीसरी कंडीशन, ये रेखा क्या है, एक रेखा है मान लो ये, और इसी के ऊपर दूसरी रेखा है, ऐसे दो रेखाएं, ध्यान रखना है। कितनी रेखाएं, दो रेखाएं। तो समपाती है ना, बहुत सारे बिंदु टच कर रहे हैं ना, अनंत बिंदु है मतलब यहाँ पर क्या है, तो इसका मतलब क्या है, अनंत हल। क्या है इसका मतलब, अनंत हल होंगे। क्या होंगे, अनंत हल होंगे। और A1 बट्टा A2 और B1 बट्टा B2 और C1 बट्टा, ये तीनों ही क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये तीन कंडीशन है, ये हमने 10वीं क्लास में भी पढ़ी है। ठीक है, लेकिन आपको ये 10वीं क्लास का यहाँ पर काम नहीं आएगा। ठीक है ना, ये यहाँ पर ये स्लोप से समझेंगे आप। स्लोप का मतलब होता है प्रवणता। ठीक है, तो इसका मतलब होता है संगत हल, इसका मतलब भी संगत हल, इसका मतलब असंगत। ठीक है ना, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, इसे यहाँ तक आप नोट कर सकते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम गुरुत्व केंद्र। क्या पढ़ेंगे, गुरुत्व केंद्र, या इसको केंद्रक भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, केंद्रक। ये कौन सी, अपन ने कितनी चीजें पढ़ ली अभी तक, 4 चीजें पढ़ी है, 5, 4 पढ़ ली ना। ठीक है, और ये क्या है, 5वां है गुरुत्व केंद्र या केंद्रक। ठीक है, इसे ग्रेविटी सेंटर कहते हैं, सेंटर। फिर छठी चीज क्या पढ़ेंगे, अंतः केंद्र। क्या पढ़ेंगे, अंतः केंद्र, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इन सेंटर। क्या बोलते हैं, इन सेंटर। ठीक है, 7वीं चीज हम पढ़ेंगे परिकेंद्र। क्या पढ़ेंगे, परिकेंद्र, इसको बोलते हैं सरकम सेंटर। क्या बोलते हैं, सरकम सेंटर। ठीक है, और 8वीं चीज हम पढ़ेंगे लंब केंद्र। लंब केंद्र, जिसे कहते हैं, लंब केंद्र को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, बताओ। लंब केंद्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑर्थो सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्थो सेंटर। ठीक है ना, इसको कहेंगे ऑर्थो सेंटर। ठीक है, हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ रहे हैं गुरुत्व केंद्र। इसको क्या कहते हैं, सेंट्रोइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, और सेंट्रोइड भी कहते हैं इसको। ठीक है, केंद्र को क्या कहते हैं, सेंट्रोइड। तो देखते हैं अब ये हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, गुरुत्व केंद्र पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, गुरुत्व केंद्र। तो देखो सेंट्रोइड होता क्या है, अगर मान लो एक त्रिभुज है, क्या है, एक त्रिभुज। इस त्रिभुज के अंदर ये जो पॉइंट होता है ना बिल्कुल बीचों बीच, इसे क्या कहते हैं, मैंने नाम दे दिया, इसका नाम जी है। क्या नाम इसका, जी। ठीक है, मैंने इस त्रिभुज का नाम माना ए, इसका नाम माना मैंने बी, इसका नाम माना मैंने सी। अगर आपसे गुरुत्व केंद्र निकलवाए, क्या निकलवाए, तो इसका फॉर्मूला देखो, इस जी के निर्देशांक x और y रह सकते हैं, x और y। तो x बराबर होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई क्या होगा बताओ, डिवाइड में होगा 3। कितना होगा, 3। अगर y के निकलवाए तो y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में कितना, 3। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि ये फॉर्मूला से क्या जाएगा, इस गुरुत्व केंद्र को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बताओ यहाँ तक आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बता दो आप, हाँ या ना, जल्दी बताओ। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें आपको। अब देखो इसको हम प्रूव कैसे करेंगे।
इसको हम प्रूव कैसे करेंगे ये आपको समझना है। देखो अब हम इसको प्रूव कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं प्रूव, पता है ये कि आया कैसे। ये सपोज करना कि ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल ए को मान लेते हैं ए x1 और y1, इसको मान लेते हैं बी पॉइंट को x2 और y2, और इसको मान लेते हैं सी बिंदु x3 और y3। तो ये मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकाल सकते हैं बताओ। इस मध्य बिंदु के निर्देशांक आप कैसे निकाल सकते हैं ये तो आपको पता ही होगा। बताओ पता है कि नहीं पता, पता है ना, x2 प्लस x3 बटा में 2 और y2 प्लस y3 बटा में 2। मतलब समझ में आ गया ना। ये बिंदु आप d मान सकते हैं। इस d बिंदु के निर्देशांक आ गए, तो x आ गया पूरा और ये क्या आ गया y। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ। ये बिंदु x है और ये बिंदु क्या है y। क्लियर है कि नहीं बताओ। हमने यहाँ पर आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि ये क्या है, यहाँ पर ये क्या है गुरुत्व केंद्र, या क्या बोल सकते हैं इसको केंद्रक, क्या बोल सकते हैं सेंट्रोइड है ये जी से दर्शाते हैं क्योंकि इसको ग्रेविटी सेंटर भी कहते हैं, इसलिए मैंने नाम मान लिया यहाँ पर जी। अब मुझे ये बताओ गुरुत्व केंद्र जो होता है वो अगर इससे हम सामने माध्यिका खींची, मान लो क्या खींची माध्यिका, तो इसको 2:1 में डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा ये बता दो आप। ऐसे 2:1 में डिवाइड करता है ना। मेरी बात को ध्यान से सुनना है आपको, मैं इसके निर्देशांक निकलवा रहा हूं आपको जी एक्स और इस वाई के। मेरी बात ध्यान से सुननी है आपको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ। ये जो बिंदु है ना ए और डी, जो ये रेखाखंड है ए और डी, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं यहाँ पर ऐसे ए और डी, और इसको मान रहा हूं x1 और y1 यहां लिख रहा हूं। तुमको हो सकता है गर्दन टेढ़ी करनी पड़ जाए, ठीक है, मैं ऐसे कर रहा हूं इसको। ये बिंदु क्या है x2 प्लस x3 बटा में 2 और y2 प्लस y3 बटा में 2। समझ रहे कि नहीं समझ रहे बताओ ये। और ये बिंदु क्या है यहाँ पर g मान लो इसको, और इसके निर्देशांक है x और y। अनुपात क्या है 2:1। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब आप ये समझेंगे कि मेरी बात को आप ध्यान से ऐसे समझेंगे कि यहां पर क्या है ये बताओ, 2 है कि नहीं है, ये 2 है ना, तो 2 को किससे गुणा करेंगे, मैंने बताया 2 को इससे गुणा करो, 2 को इससे गुणा करो, तो ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा ये बताओ हैं। तो x2 प्लस में x3 समझ में आया कि नहीं है बताओ, आ गया ना। अब प्लस में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ, क्या कर रहा हूं मैं, x2 प्लस में x3, इससे ये कट जाएगा। मैंने कहा था ना ये वाला उल्टा चलता है इधर। अब देखना फिर क्या है, ये वाला एक जो है ये कहां से गुणा होगा बताओ, ये कहां गुणा होगा इस x1 से, तो एक को x1 से गुणा करेंगे x1, और बटा में क्या जाएगा 2 और 1 कितना जाएगा 3। तो ये x बिंदु के निर्देशांक आ गए। समझ में आया कि नहीं आया बताओ। आगे देखो, अब y की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे y की, तो ध्यान से देखना y कहां जाएगा बताओ। अब ये 2 है ना, y वाले से इससे गुणा होगा तो ये भी कट जाएगा इससे, तो y2 प्लस में क्या बचेगा y3 और प्लस, और 1 इस y1 से गुणा होगा तो y1 ही आ जाएगा, बटा में क्या जाएगा 3। तो मैंने आपको प्रूव करके बता दिया कि ये कैसे आया। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं आपको उस सूत्र से बता रहा हूं, x और कॉमा y बराबर में होता है m x1 प्लस n x2 बटा में कितना m प्लस में n, और y का होगा m y1 प्लस में n y2 बटा में कितना m प्लस में n। ध्यान से देखना है आपको। ये बताओ 2 और 1 क्या है, 3 आ जाएगा कि नहीं जाएगा। m की वैल्यू क्या है बताओ, m की वैल्यू 2 है, गुणा में x1 कितना है, यहां पर x1 का काम कौन कर रहा है बताओ, जल्दी बताओ आप। यहां x1 क्या है बताओ, ये है कि नहीं है, अरे x1 ये है ना इधर। तो बताओ आप कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखना है आपको।
तो mx2 होता है, तो mx2 होता है ना, m1x2 mx2, तो x2 तो ये है ना फिलहाल, x1 ये है तो x2 ये है, मैंने उल्टा कहा था ना, उल्टा जाएगा। तो x2 कितना है, x2 ये है, x2 प्लस में x3 डिवाइड बाई ये 2 है, आपको ध्यान से समझना है, प्लस n कितना है, n 1 है, n x2 कितना है, m1x, सॉरी ये गलत लिख दिया, mx2 और ये nx1 है, सॉरी है ना, x1 कितना है बताओ, n कितना है, 1 है ना, यहाँ पर n का मान 1 है ना, और x1 ही रहेगा, तो 2 से 2 कट जाएगा। तो आप बताओ, ये तो प्लस में बचा हुआ है ना, x2 प्लस में x3, और x1 को 1 से गुना करेंगे x1, तो x1 को यहाँ भी तो जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत है कुछ से, बटा में 3। समझ में आया कि नहीं आया बताओ, बताओ समझ में आया कि नहीं आया, ये बता दो हाँ या ना। ये तो आ गया। अब इसको देखो, m कितना है बताओ, 2 है, और 2 कहाँ जाएगा, 2 इधर आएगा अब की बार, y2 से ना, y2 प्लस y3, ऐसे जोड़ नहीं सकते, ब्रैकेट लगाकर जोड़ेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, प्लस n का मान 1 और y1, बटा में कितना है, m प्लस n मतलब 3। तो देखो y1 को 1 से गुना करेंगे y1, और y2 प्लस में y3 प्लस में है, तो प्लस y3 बटा में कितना 3। अब तो समझ में आ गया होगा आपको, या अभी भी नहीं आया? तो इसलिए मैं आपको क्या बता रहा हूं कि यहां पर देखना, 2 जो है ना, ये किधर गुना होगा, इधर गुना होगा, और जो 2 इससे गुना होगा m1x2 या mx2, समझ में आ रहा है ना, तो इस 2 से 2 गुना हो रहा है, कट रहा है मतलब ये, फिर एक किससे x1 से, इधर वाला इधर से गुना होता है x1 वाले से। समझ में आ गया होगा शायद आपको ये, तो इसे नोट कर सकते हैं आप। देखो अब नेक्स्ट है इन सेंटर। इन सेंटर क्या होता है, एक त्रिभुज के अंदर, इसको हमने मान लिया कि इन सेंटर है, ये I इन सेंटर मान लिया, क्लियर है। तो इसके निर्देशांक होते हैं x और y, हमने मान लिया कि x और y है, तो क्या होंगे देखो, x बराबर होगा a x1 प्लस b x2 प्लस c x3, बटा में क्या होगा, a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c, ठीक है। y में क्या होगा, बस क्या जाएगा, a y1 प्लस b y2 प्लस c y3, बटा में वही होगा a प्लस b प्लस c। यहाँ तक बताओ आपको कोई दिक्कत है किसमें, a x1 प्लस b x2 प्लस c x3, बटा में a प्लस b प्लस c, ठीक है। ऐसे इसी प्रकार से हमने किसका निकाल लिया, y का निकाल लिया। बात आगे कि नहीं आगे समझ में। अब हम इसको क्या करते हैं, प्रूव कैसे करेंगे वो देखना है आपको। सबसे पहले प्रूव, देखो एक ट्रायंगल मान लिया मैंने ये, ठीक है, ये ट्रायंगल है, इसको a पॉइंट मान सकते हैं x1 और y1, इसको b पॉइंट मान सकते हैं x2 और y2, इसको c पॉइंट मान सकते हैं x3 और y3। ये पॉइंट क्या है, देखो यहाँ पर ये बिंदु मान लो हमने I मान रखा है, और इन सेंटर मतलब अंतः केंद्र है ये, ठीक है ना। इसको b प्लस c लिख सकते हैं, इसको a लिख सकते हैं, इस भुजा को क्यों लिख सकते हैं पता है ना, क्योंकि 2:1 में डिवाइड करती है। इस b पॉइंट के सामने छोटा b मान सकते हैं, इस c पॉइंट के सामने स्मॉल c मान सकते हैं, इस a के सामने a मान सकते हैं। बात आगे समझ में कि ये भुजा क्या है, a है, ये भुजा a है इस तरीके से, ठीक है। इसको c/b डिवाइड कर सकते हैं हम। मेरी बात आप समझ गए या नहीं समझे, ये बताओ, समझ गए कि नहीं समझे। इसको c/b में क्यों लिख रहे हैं, आगे चलकर आप समझेंगे। इसका मैंने क्या किया है, कोण समद्विभाजक कर दिया। ये बात आप समझेंगे c/b मैंने क्यों लिखा, ये आप आगे जब आप ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो उसमें ज्योमेट्री रूल है, इसमें c/b इसलिए लिखा है, ठीक है, ज्योमेट्री के अनुसार। अब क्यों लिखा है ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। ये बात बता दो आप यहाँ तक समझे कि नहीं समझे, बता दो। अगर यहाँ तक आपको इसमें किसी भी प्रकार की अगर प्रॉब्लम है तो बताओ, है किसी को इसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम जल्दी बताओ। अगर है
तो जल्दी से बता दो अगर कोई दिक्कत आपको इसमें आ रही है तो। हमें निकालना है इन सेंटर। क्या निकालना है? इन सेंटर। सबसे पहले आपको ये पॉइंट याद करना है, देखना इसमें सी अनुपात बी है नहीं, है ना? तो इसके निर्देशांक कैसे निकाल सकते हैं आप? इस पॉइंट के देखना कैसे निकाल सकते हैं। यहां पर ध्यान से देखना, ये सी पॉइंट है। क्या है? ये सी पॉइंट है और इसके निर्देशांक मैंने मान लिया कि ये बिंदु क्या है? डी है। यहां पर क्या है? डी। तो इसके निर्देशांक कैसे निकाल सकते हैं? ये x2 y2, ये x3 y3। ये मध्य बिंदु तो लगेगा नहीं इसमें, क्योंकि जब सी अनुपात बी लिख दिया तो मध्य बिंदु नहीं लगा सकते आप। बात आ रही है ना समझ में, क्यों नहीं लगा सकते? तो मैं सूत्र लिख रहा हूं x और y यहां पर इसके 2 मिनट के लिए। x का क्या होगा बताओ? mx क्या होगा? mx2। तो m कितना है यहां पर? c। और x2 कितना है यहां पर बताओ? यही है ना, तो लिख दो यहां पर c x3 इस तरीके से। प्लस में क्या लिख सकता हूं बताओ? प्लस में क्या लिख सकता हूं? ध्यान से देखना n। अब n की वैल्यू क्या है यहां पर? b। तो b x2 समझ में आया कि नहीं आया बताओ? और b प्लस में c। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर ये आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो समझ में आया कि नहीं आया? मैं किससे लिख रहा हूं इसको? कुछ नहीं, अंत्यविभाजन वाला सूत्र लगाया बस। और y का देखो, y का कैसे लिख सकते देखो? cy3 और प्लस में by2 और बटा में b प्लस c। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई ये बता दो आप। आ गई कि नहीं आ गई है? इसका मतलब डी बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए? एक्स वाई के ये हो गए। समझ में आया? अब ये बिंदु ले लो आप, ये हमको इन सेंटर के बिंदु निकालने हैं। मैं प्रूव करके बता रहा हूं आपको कि कहां से आया, कैसे आया, किस लिए आया। तो देखो अब ये b प्लस सी अनुपात a आ गया। b प्लस सी अनुपात क्या है? a आ गया मतलब ये, ठीक है ना? तो ध्यान से देखेंगे अब इस i x y के निकाल रहे हैं अपन। i x y के कैसे निकाल रहे हैं ध्यान दो। i x और y क्लियर है ना? बराबर। आप बताओ ये m की वैल्यू है कि नहीं है और ये n की वैल्यू है कि नहीं है बताओ? तो m और आगे ये इससे गुना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ? b प्लस सी इससे गुना हो जाएगा ना। जब b प्लस सी इससे गुना होगा c x3 प्लस में b x2 और बटा में क्या है? b प्लस में c है ही। और आगे देखो प्लस में आगे क्या आएगा बताओ? क्या आएगा? ax1 आ जाएगा नहीं जाएगा? ax1। अरे ए तो ये रहा और x1 यहां पर है ही। मैंने बताया था ना ये इधर से गुना हो जाएगा और ये b प्लस सी इससे गुना हो जाएगा। बटा में क्या आ जाएगा बताओ? अनुपात क्या है? a b प्लस सी। तो a प्लस b प्लस सी। समझ में आया इतना? इससे ये कट जाएगा, क्या बचा है? आगे देखो यहां पर आगे क्या है? अब b प्लस सी किससे गुना हो जाएगा बताओ? फिर से प्लस किससे गुना हो जाएगा? किससे? c y3 और प्लस में b y2 से और बटा में क्या है? b प्लस सी और प्लस में क्या है बताओ? प्लस में क्या आएगा? प्लस में आ जाएगा ये जो a है ना, ये किससे गुना हो रहा है? a y1 से, ठीक है? इससे ये कट जाएगा और आगे बटा में क्या है? a प्लस b प्लस c। तो देखो आगे ax1 यहाँ लिख दूं i x y बराबर ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बटा में a प्लस b प्लस c। ठीक है, आगे देखो ये क्या जाएगा? ay1 को पहले लिख दो प्लस by2 को बाद में लिख दो प्लस cy3 को बाद में लिख दो बटा में a प्लस b प्लस c। बताओ ये प्रूफ होगा कि नहीं होगा? ये बताओ। आपको अगर अब भी समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं आप कि कैसे आया। कहीं पर भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, लेकिन सूत्र लग रहा है कौन सा? अंतः विभाजन वाला, ठीक है ना? नोट कर लो इसको भी। देखो अब नेक्स्ट है इन सेंटर।
इन सेंटर क्या होता है, एक त्रिभुज के अंदर, इसको हमने मान लिया कि इन सेंटर है ये आई इन सेंटर मान लिया, क्लियर है। तो इसके निर्देशांक होते हैं एक्स और वाई, हमने मान लिया कि एक्स और वाई है। तो क्या होंगे देखो, एक्स बराबर होगा ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री, बटा में क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। y में क्या होगा, बस क्या जाएगा a वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री, बटा में वही होगा a प्लस बी प्लस सी। यहाँ तक बताओ आपको कोई दिक्कत है किसमें, a एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री, बटा में a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ऐसे इसी प्रकार से हमने किसका निकाल लिया, y का निकाल लिया। बात आगे कि नहीं आगे समझ में। अब हम इसको क्या करते हैं, प्रूव कैसे करेंगे वो देखना है आपको। सबसे पहले प्रूव, देखो एक ट्रायंगल मान लिया मैंने ये, ठीक है, ये ट्रायंगल है, इसको ए पॉइंट मान सकते हैं x1 और y1, इसको बी पॉइंट मान सकते हैं x2 और y2, इसको सी पॉइंट मान सकते हैं x3 और y3। ये पॉइंट क्या है देखो, यहाँ पर ये बिंदु मान लो हमने I मान रखा है, और इन सेंटर मतलब अंतः केंद्र है ये, ठीक है ना। इसको B प्लस सी लिख सकते हैं, इसको A लिख सकते हैं, इस भुजा को क्यों लिख सकते हैं पता है ना, क्योंकि 2:1 में डिवाइड करती है। इस B पॉइंट के सामने छोटा b मान सकते हैं, इस C पॉइंट के सामने स्मॉल c मान सकते हैं, इस A के सामने A मान सकते हैं। बात आगे समझ में कि ये भुजा क्या है, A है, ये भुजा A है इस तरीके से, ठीक है। इसको C/B डिवाइड कर सकते हैं हम। मेरी बात आप समझ गए या नहीं समझे, ये बताओ, समझ गए कि नहीं समझे। इसको C/B में क्यों लिख रहे हैं, आगे चलकर आप समझेंगे। इसका मैंने क्या किया है, कोण समद्विभाजक कर दिया। ये बात आप समझेंगे C/B मैंने क्यों लिखा, ये आप आगे जब आप ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो उसमें ज्योमेट्री रूल है, इसमें C/B इसलिए लिखा है, ठीक है, ज्योमेट्री के अनुसार। अब क्यों लिखा है ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। ये बात बता दो आप यहाँ तक समझे कि नहीं समझे, बता दो। अगर यहाँ तक आपको इसमें किसी भी प्रकार की अगर प्रॉब्लम है तो बताओ, है किसी को इसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम जल्दी बताओ, अगर है तो जल्दी से बता दो। अगर कोई दिक्कत आपको इसमें आ रही है तो हमें निकालना है इन सेंटर। क्या निकालना है, इन सेंटर। सबसे पहले आपको ये पॉइंट याद करना है, देखना इसमें C/B है नहीं, है ना। तो इसके निर्देशांक कैसे निकाल सकते हैं आप, इस पॉइंट के देखना कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखना, ये C पॉइंट है, क्या है, ये C पॉइंट है, और इसके निर्देशांक मैंने मान लिया कि ये बिंदु क्या है, D है। यहाँ पर क्या है, D। तो इसके निर्देशांक कैसे निकाल सकते हैं, ये x2 y2, ये x3 y3। ये मध्य बिंदु तो लगेगा नहीं इसमें, क्योंकि जब C/B लिख दिया तो मध्य बिंदु नहीं लगा सकते आप। बात आ रही ना समझ में, क्यों नहीं लगा सकते। तो मैं सूत्र लिख रहा हूँ x और y यहाँ पर इसके 2 मिनट के लिए। x का क्या होगा बताओ, mx क्या होगा, mx2। तो m कितना है यहाँ पर c, और x2 कितना है यहाँ पर बताओ, यही है ना। तो लिख दो यहाँ पर c x3 इस तरीके से। प्लस में क्या लिख सकता हूँ बताओ, प्लस में क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना। n, अब n की वैल्यू क्या है यहाँ पर b, तो b x2 समझ में आया कि नहीं आया बताओ, और b प्लस में c। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगर ये आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो समझ में आया कि नहीं आया। मैं किससे लिख रहा हूँ इसको, कुछ नहीं, अंत्यविभाजन वाला सूत्र लगाया बस। और y का देखो, y का कैसे लिख सकते देखो, CY3 और प्लस में BY2 और बटा में B प्लस C। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई ये बता दो आप, आ गई कि नहीं आ गई है।
इसका मतलब डी बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए, एक्स वाई के ये हो गए। समझ में आया? अब ये बिंदु ले लो आप, ये हमको इन सेंटर के बिंदु निकालने हैं। मैं प्रूव करके बता रहा हूं आपको कि कहां से आया, कैसे आया, किस लिए आया। तो देखो अब ये b प्लस सी अनुपात a आ गया, b प्लस सी अनुपात क्या है, a आ गया, मतलब ये ठीक है ना। तो ध्यान से देखेंगे अब इस i एक्स वाई के निकाल रहे हैं अपन, i एक्स वाई के कैसे निकाल रहे हैं, ध्यान दो। i एक्स और y क्लियर है ना, बराबर। आप बताओ ये m की वैल्यू है कि नहीं है, और ये n की वैल्यू है कि नहीं है, बताओ। तो m और आगे ये इससे गुना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ। b प्लस सी इससे गुना हो जाएगा ना। जब b प्लस सी इससे गुना होगा, सी एक्स थ्री प्लस में बी एक्स टू, और बटा में क्या है, b प्लस में c है ही, और आगे देखो प्लस में आगे क्या आएगा, बताओ क्या आएगा, a एक्स वन आ जाएगा नहीं जाएगा, a एक्स वन। अरे a तो ये रहा और x वन यहाँ पर है ही। मैंने बताया था ना ये इधर से गुना हो जाएगा और ये b प्लस सी इससे गुना हो जाएगा, बटा में क्या आ जाएगा, बताओ। अनुपात क्या है, a b प्लस सी, तो a प्लस b प्लस सी। समझ में आया इतना, इससे ये कट जाएगा, क्या बचा है, आगे देखो यहां पर आगे क्या है। अब b प्लस सी किससे गुना हो जाएगा, बताओ फिर से, प्लस किससे गुना हो जाएगा, किससे, c वाई थ्री और प्लस में b वाई टू से, और बटा में क्या है, b प्लस सी, और प्लस में क्या है, बताओ। प्लस में क्या आएगा, प्लस में आ जाएगा ये जो a है ना, ये किससे गुना हो रहा है, a वाई वन से, ठीक है। इससे ये कट जाएगा और आगे बटा में क्या है, a प्लस बी प्लस सी। तो देखो आगे a एक्स वन यहाँ लिख दूं, i एक्स वाई बराबर a एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री बटा में a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। आगे देखो ये क्या जाएगा, a वाई वन को पहले लिख दो, प्लस बी वाई टू को बाद में लिख दो, प्लस सी वाई थ्री को बाद में लिख दो, बटा में a प्लस बी प्लस सी। बताओ ये प्रूफ होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। आपको अगर अब भी समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं आप कि कैसे आया, कहीं पर भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, लेकिन सूत्र लग रहा है कौन सा, अंतः विभाजन वाला, ठीक है ना, नोट कर लो इसको भी। देखो अब हम देखेंगे परिकेंद्र के बारे में। ये कोई ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट, इसका बिंदु है x2 और y2, यहाँ पर है x3 और y3, और यहाँ पर है x1 वे y1, ठीक है। सर्कम सेंटर में क्या होता है, जैसे मान लो यहां से इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक, और इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से ये दोनों क्या है साइड, ये तीनों साइड क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है ना। इस सर्कम सेंटर को मैंने नाम दे दिया S, और हमें इसके बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। बात आ रही है कि नहीं आ रही समझ में यहाँ तक, ठीक है। तो देखो इस S के निर्देशांक हैं x और y, बात समझ में आ गई यहाँ तक, ठीक है। क्या है, x और y। अब आपने ये बताओ मध्य बिंदु का सूत्र सुना है क्या, मध्य दूरी का सूत्र। तो देखो AS और BS, तो देखो AS निकालो आप सबसे पहले, कैसे निकालेंगे, ध्यान देना है आपको। AS कैसे निकालेंगे, देखो ये क्या है, x माइनस एक्स वन का स्क्वायर कर सकते हैं क्या, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। AS निकालना है तो देखो x माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस में क्या होगा, y माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, और बराबर में क्या करेंगे, इससे इधर ये वाला,
एक्स माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस y2 का होल स्क्वायर। और इनके ऊपर क्या लगेगा बताओ, क्या लगेगा, अंडर रूट लगेगा नहीं लगेगा? तो अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा ना इसमें, ठीक है। तो ये हमने क्या निकाला, ए एस निकाली, मतलब ए एस की दूरी और किसकी, बी एस की दूरी में। क्लियर है, ए एस और बी एस यहां मान सकते हैं इसको आप, ठीक है। आगे क्या है, बी एस और सी एस। बी एस देखो ये तो बन गया क्या, ये बन गई x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर x माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2 का होल स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट आ गई है, क्या आ गई, इक्वेशन क्या आ गई, फर्स्ट आ गई। अब देखो आगे, तथा अब बी एस और सी एस, बी एस बराबर सी एस, ध्यान से देखना। बी एस में क्या होगा, यही होगा ना, बी एस में तो x माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, x माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y3 का होल स्क्वायर। ये समीकरण नंबर क्या आ गई, 2 आ गई। बताओ आ गई कि नहीं आ गई। अब इनमें क्या है, जैसे कभी राइट ट्रायंगल हो, मान लो कोई राइट ट्रायंगल है, ये राइट ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, और राइट ट्रायंगल में क्या होता है, सरकम सेंटर कहाँ होता है, विकर्ण के मध्य बिंदु पर होता है। ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3। लेकिन समकोण त्रिभुज में क्या होता है यहाँ पर, तो इसका क्या हो जाएगा, x1 प्लस x3 डिवाइड बाई 2, मध्य बिंदु पर होगा ना, भुजा के मध्य बिंदु पर, तो x y2 बटा में y3 डिवाइड बाई 2। तो आपको एक लाइन लिखनी है कि समकोण त्रिभुज में, किसमें, समकोण त्रिभुज में सरकम सेंटर कर्ण के मध्य बिंदु पर होता है। समकोण त्रिभुज में सरकम सेंटर कर्ण के मध्य बिंदु पर होता है, इसलिए इसको सरकम सेंटर नाम दे रहा हूं मैं यहाँ पर। और इनका फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया आप समझ ही गए होंगे, नहीं बेटी बात समझ में, ठीक है। यहाँ तक आप नोट कर सकते हैं इसको।